हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेटर जी चैनल पर। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया लेक्चर सीरीज जो कि आधारित होगा ऑन द टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि यूज़फुल होंगे आपके यूपीएससी, एसएससी, बैंक, ईपीएफओ और कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इस लेक्चर सीरीज को ध्यान से देखें और आशा करता हूँ कि आप इससे बहुत कुछ सीखोगे और ये आपके एग्जाम्स में आपको लाभ पहुँचाएगा। चलिए बिना कोई देरी किए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का पहला चैप्टर है वो है आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। आज हम इसके अंदर चर्चा करने वाले दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ आउटपुट, यानी कि आउटपुट आखिर है क्या। मीन्स आउटपुट हर जगह यूज होता है, मीन्स साइंस में, इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में भी, बट इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स हम आउटपुट किस चीज़ को बोलते हैं ये हम जानेंगे। और जो दूसरा टॉपिक होगा हमारा वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन में क्या क्या आपके फैक्टर्स लगते हैं उन्हें हम जानेंगे। तो चलिए, अब दोस्तों एक सिंपल सा चीज़ है कि अगर आपसे किसी व्यक्ति ने पूछा या बोला कि यूएसए वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकनॉमी है, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले अगर एक आम आदमी की भाषा में सोचो तो आपके मन में ये आता है कि यूएसए जो है वो विश्व की सबसे अमीर कंट्री है। बट कहीं ना कहीं तो कुछ पैरामीटर्स होंगे जिनके आधार पे हम ये मेजर करते हैं कि किस कंट्री को हम किस प्लेस पे रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द इकनॉमी। तो आप ये जानते हो कि हर एक इकनॉमी में क्या गुड्स प्रोड्यूस होंगे ही, किसी भी इकनॉमी में, यानी कि जो कुछ रॉ मटेरियल होंगे उनको कन्वर्ट किया जाता है गुड्स में, या फिर हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स है जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, उन्हें भी हम कन्वर्ट करके खाने लायक बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका डेली यूज प्रोडक्ट हो गया जैसे ब्रेड, तो ब्रेड बनता है गेहूं से। अब गेहूं क्या होता है, वो खेतों में उगता है, खेतों में से हम गेहूं काटते हैं, फिर उसके बाद उसे हम आटे वाले की यहाँ चक्की में ले जाते हैं और वहाँ पे वो पिसता है, उसके बाद उससे ब्रेड या रोटी बनता है जिससे हम खाते हैं। उसी तरह कार है, तो कार ऐसा नहीं कि एकाएक आपको बन जाता, कार के प्रोडक्शन में आपको स्टील या फिर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि अन्य दूसरे भागों से आता है। इसी तरह सर्विसेज होते हैं जैसे कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर। तो इन सारे चीज़ों का जो मॉनेटरी वैल्यू होता है उससे हम मेजर करते हैं लोकल करेंसी में, यानी कि जैसे यूएसडी हो गया यूएसए में, या फिर इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल रुपी यानी कि आईएनआर में हम उसे मेजर करते हैं। और उसी के आधार पे हम ये आकलन करते हैं कि उस कंट्री की इकनॉमी किस लेवल पे है या किस रैंक पे है। चलिए, इतना तो आपने समझा कि यूएसए को हम अगर लार्जेस्ट इकनॉमी बोल रहे हैं तो हमारे माइंड में क्या आएगा कि वो एक लार्जेस्ट इकनॉमी है वर्ल्ड की है, यानी कि उसकी जो लोकल मॉनेटरी वैल्यू है प्रोडक्ट्स की वो सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, तभी हम उसे बोल सकते हैं कि वो लार्जेस्ट इकनॉमी है पूरे वर्ल्ड में ना। अगला चीज़ कि सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो आउटपुट किस चीज़ को बोलेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि आउटपुट जो है वह किसी भी कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले सभी गुड्स एंड सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू है। बस एक चीज़ आप याद रखिएगा यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे इसीलिए इसे हाईलाइट किया है कि ऑल द फाइनल गुड्स, ये टर्म आप याद रखिएगा कि सभी फाइनल गुड्स का जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे देखा जाता है। अब वो फाइनल गुड्स किस टाइम पीरियड में प्रोड्यूस हुए उसके आधार पे हम वो आउटपुट डिसाइड करते हैं। वो क्वार्टरली बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं, हाफ ईयरली पे डिसाइड कर सकते हैं, या फिर ईयरली बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। अब प्लीज़ इस चीज़ को आप नोट करें कि आउटपुट हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही लिया जाता है। अब ऐसा क्यों है तो ये मैं आपको बताता हूँ कि सपोज कीजिए जैसे आपसे मैंने चर्चा की है रोटी के बारे में या ब्रेड के बारे में, तो ब्रेड बनता है किस चीज़ से, तो ब्रेड बनता है आपको व्हीट से। लेकिन वो जो व्हीट है वो वो खेतों में उगता है गेहूँ, तो अगर हम गेहूँ का आकलन, गेहूँ का जो मूल्य है वो वहीं पे निकाल ले तो आगे चल के हमें जो रोटी है उसका सही मूल्य पता नहीं चलेगा। हमें वास्तविकता के लिए रोटी के मूल्य को ही जानना पड़ेगा, तभी हम इस प्रोडक्ट का फाइनल जो मॉनेटरी वैल्यू है वो बता पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि हमें एक इनकरेक्ट डेटा मिलेगा, जैसे गेहूं का मिला प्लस आटे का मिला प्लस रोटी का मिला, तो क्या ये इन तीनों को जोड़ने पे हमें उसका सही मूल्य मिलेगा? उत्तर होगा नहीं, ये हमें गलत मूल्य देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उन्हीं के वैल्यू को हम मेजर करते हैं। ओके, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं फिर। अब इसी में एक छोटा कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक आउटपुट।
तो हम सब आउटपुट जानते हैं कि क्या होता है। डोमेस्टिक का मीनिंग क्या होता है? घरेलू, यानी कि किसी एक खास लोकेशन में या किसी एक जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू को हम बोलेंगे उस कंट्री की डोमेस्टिक आउटपुट। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इंडिया का जो डोमेस्टिक आउटपुट है उसमें मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल्स आएंगे, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी आएंगे, पीएसयू भी आएंगे, और जो फॉरेन कंपनियां वहाँ के प्रोडक्शन करती है वो भी इसमें इंक्लूड होगा डोमेस्टिक आउटपुट में। चलिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट था आउटपुट का, जो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे समझ गए होंगे। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स के टर्म में आउटपुट का मीनिंग क्या होता है। चलिए, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन में क्या क्या फैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ 4 फैक्टर इस्तेमाल होते हैं। पहला है लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा फिजिकल कैपिटल एंड चौथा है ह्यूमन कैपिटल या फिर एंटरप्रेन्योर। ओके, इसे मैंने यहाँ एक फिगर के द्वारा भी दर्शाया जिसमें आप देख सकते हो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है एंड एंटरप्रेन्योर है। ओके, तो हम इन चारों पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का वो है लैंड। तो लैंड से हम क्या समझते हैं? हिंदी में अगर देखा जाए उसे तो लैंड मतलब होता है भूमि या ज़मीन। लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म में लैंड का मतलब सिर्फ भूमि या ज़मीन नहीं होती है। लैंड में वो सारी चीज़ें आएंगी जो कि ईदर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है या फिर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ है या फिर एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ है, यानी कि ज़मीन खुद। ठीक है ना? तो कोई आदमी ज़मीन का यूज करेगा या फिर लैंड का यूज करेगा, आगे से हम इसे लैंड ही बोलते ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो कोई भी व्यक्ति लैंड का यूज़ करेगा टू प्रोड्यूस गुड्स। इट इज़ द प्राइमरी एंड नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। याद रखिएगा कि ये सबसे पहला प्राइमरी और नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि कहीं भी प्रोडक्शन करने के लिए हमें लैंड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे और सारे जो गिफ्ट ऑफ नेचर है जैसे कि रिवर्स, ओशियंस, लैंड, क्लाइमेट, माउंटेन, माइंस, फॉरेस्ट, ईटीसी, ये सभी लैंड के अंदर आते हैं। और लैंड का पेमेंट क्या होता है? रेंट या किराया। तो हम बोल सकते हैं कि द पेमेंट ऑफ लैंड इज़ रेंट। अब जो कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स है लैंड के जिसे हमें याद रखना ज़रूरी है वो क्या है? पहला कि लैंड जो है वो नेचर के द्वारा दिया गया एक फ्री गिफ्ट है, इसके लिए नेचर हमसे कोई चार्ज नहीं लेती है। दूसरा कि लैंड में कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं लगता, ये तो आपको पहले से नेचर के द्वारा फ्री गिफ्ट मिला हुआ है। यह इमोबाइल है, यानी कि आप इसे एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते हो। और चौथा कि लैंड फिक्स है और एक लिमिटेड सप्लाई में है। ओके, अगर टाइप्स ऑफ लैंड की बात करें तो उससे हम 6 भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है रेसिडेंशियल, यानी कि वैसा ज़मीन जहाँ पे आदमी रह सकता है। कमर्शियल, ऐसा लैंड जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है। रिक्रिएशन, जहाँ पे व्यक्ति अपने पिकनिक या एंजॉयमेंट के लिए जाता है। कल्टीवेशन लैंड, यानी कि जहाँ पे खेती हो सके। एक्सट्रैक्शन लैंड, जहाँ पे आपको खुदाई हो सके, जैसे कि कोल माइंस हो गए या फिर डायमंड माइंस हो गए, ये सब। एक्सट्रैक्शन मैंने बताया आपको, यही चीज़ था। एंड अनइनहेबिटेबल, यानी कि वैसी जगह जहाँ पे रहने लायक नहीं हो या कोई भी कार्य करने लायक वो ज़मीन ना हो, जैसे जंगल वाला क्षेत्र हो गया, ये सब। ओके, चलिए, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लेबर। तो किसी भी प्रोडक्शन को असिस्ट करने में जो सारे ह्यूमन एफर्ट लगाए जाते हैं उससे हम लेबर कहते हैं। ये जो एफर्ट है ये मेंटल या फिजिकल दोनों हो सकते हैं और यह एक ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। याद रखिएगा कि लेबर जो है ये क्या है? एक ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ओके, तो कोई भी बंदा अगर लेबर करता है तो उसका पेमेंट उसे किस फॉर्म में मिलता है? तो उसे मजदूरी मिलती है या फिर वेज मिलता है। ठीक है ना? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला कि इट इज़ अ ह्यूमन फैक्टर, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। दूसरा, हम लेबर को स्टोर नहीं कर सकते। हम किसी व्यक्ति को बांध के तो नहीं रख सकते हैं ना कि तुम हमेशा के लिए मेरे लिए काम करते रहो, क्योंकि उसका भी एक लिमिट होता है। और कभी भी 2 तरह के जो लेबर होंगे वो कभी भी सेम नहीं होंगे, ये आप याद रखिएगा। कोई मेंटल लेबर करता है तो कोई फिजिकल लेबर, जैसा कि यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ है। चलिए, अब लेबर्स की अगर टाइप पे हम बात करें तो ये 4 तरह के होते हैं। अनस्किल्ड, जहाँ पे बंदे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है और फिर भी वो काम कर रहा है गधे की तरह। सेमी स्किल्ड, जहाँ बंदे को थोड़ी बहुत नॉलेज है। स्किल्ड, जहाँ पे बंदे को किसी खास क्षेत्र में काम करने का एक्सपर्टाइज है, कि यानी वो किसी खास क्षेत्र में अच्छे से काम कर सकता है, उसको बोलते हैं स्किल्ड लेबर। एंड प्रोफेशनल, जो कि आपको बैंक या बाकी सर्विस सेक्टर में दिख जाते हैं। तो अगर आप इन्हें ऑन द बेसिस ऑफ द एफिशिएंसी आप लगाओ इसे क्रम में, तो अनस्किल्ड सबसे नीचे आता है, उसके बाद आता है सेमी स्किल्ड, देन आपको स्किल्ड
एंड देन आपको आता है लास्ट में प्रोफेशनल, यानी कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी स्किल्ड और प्रोफेशनल्स की होती है। ओके, अब जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है कैपिटल। तो कैपिटल रिफ़र करता है उन सारे मैनमेड रिसोर्सेज को जो कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ अ प्रोड्यूस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो मैनमेड रिसोर्सेज हम यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में वो सभी कैपिटल में रिफ़र करते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज़ आ गए, ठीक है ना, या फिर मशीनरी या टूल्स या इक्विपमेंट्स या फिर वेल्थ या रॉ मटेरियल्स जो कि हम यूज कर रहे हैं किसी प्रोडक्शन प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए या असिस्ट करने के लिए, उसे हम बोलेंगे कैपिटल। तो पेमेंट ऑफ कैपिटल किस चीज़ में होता है, तो यह इंटरेस्ट के रूप में इसका पेमेंट किया जाता है। इसके बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, पहला कि यह एक मैनमेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दूसरा यह मोबाइल है, तीसरा यह एक पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्यों पैसिव प्रोडक्शन फैक्टर प्रोडक्शन है, क्योंकि ये यहाँ पे किसी खास तरह से आपको सामने में योगदान करता दिखता नहीं है, बट बेसिकली यह आपको पैसिवली योगदान करता हुआ दिखता है, और यह मोबाइल है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कोई एक फैक्टर है जो इमोबाइल है, कौन सा फैक्टर था वो आपको याद होना, वो फैक्टर था लैंड, जिससे हमने कहा था कि इट इज़ इमोबाइल। ओके, चलिए हमारा जो लास्ट टॉपिक है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का वो है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर से आप जानते हो क्या होता है, सिंपल मीनिंग में कि एंटरप्रेन्योर वो होता है जो किसी खास बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो सेम मीनिंग यहाँ भी है। तो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो कि बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ लाता है एक प्लेस पे एंड उनका उपयोग करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। ही इज़ द पर्सन हु डिसाइड्स कि क्या प्रोड्यूस करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है एंड कैसे प्रोड्यूस करना है। और जो पर्सन इन सारे डिसीजंस को लेता है ये जानते हुए कि उससे क्या क्या एसोसिएटेड रिस्क होते हैं, उससे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। अगर सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोले तो जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें हम एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। जैसे अंबानी हो गए या टाटा हो गए, इन्होंने टाटा ने स्टील कॉर्पोरेशन शुरू किया, अंबानी ने वाइल का शुरू किया, उन्हें एसोसिएटेड रिस्क पता थे, बट दे हैव टेकन द रिस्क एंड ब्राउट द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन वन प्लेस, एंड जिनके आधार पे प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू हुआ एंड आज हम उन्हीं कंपनीज़ के प्रोड्यूस किए हुए सामानों को यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टील या वाइल। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। एंड चलिए इसी पे बेस्ड हम एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि हमारा बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि विच ऑफ दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसके ऑप्शन है लैंड, लेबर, रेवेन्यू एंड कैपिटल। आपको मैं हाफ मिनट का टाइम देता हूँ, आप सोचो और इसका आंसर अपने मन में दो, और इसका आंसर हम यहाँ पे भी आपको बताएंगे। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि इनमें से कौन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो पहला जो ऑप्शन है लैंड, हमने अभी अभी पढ़ा है कि लैंड एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और इसके बारे में क्या क्या हमने पढ़ा है, यह इमोबाइल है, ये एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है जिसके नेचर हमसे कुछ भी किराया नहीं लेती है। दूसरा हमने पढ़ा था लेबर, लेबर के बारे में हमने पढ़ा था कि लेबर ह्यूमन लेबर होता है, ठीक है ना, और ये फिजिकल और मेंटल दोनों तरह का हो सकता है, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन है रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू को अगर देखा जाए तो यह बेसिकली आपकी इनकम पार्ट को ही दर्शाती है, यानी कितना आपके पास राजस्व आया। तो क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ आपको पैसा लेना है, पैसा खर्च नहीं करना है, ऐसा तो नहीं पढ़ा था हमने। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन 3 जो है वो गलत है ना। अब हम चौथे ऑप्शन पे पढ़ते हैं, यानी कि कैपिटल। ओके, तो कैपिटल के बारे में हमने पढ़ा है कि कैपिटल जो होता है वो तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसका उपयोग करके हम एक प्रोडक्शन को इनिशिएट करते हैं। इसमें आपको मशीनरी, पैसा इत्यादि आते हैं, ठीक है ना। अब चलिए, अगर हम ये हमारा हो गया, चारों ऑप्शन हमने जान लिए और इसके आधार पे हमें पता लग गया कि ऑप्शन 3 तो नहीं है, यानी कि ऑप्शन 1, 2 एंड 4 होंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन बी, यानी कि हम डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक मार्क कर सकते हैं। और अगर हम एलिमिनेशन प्रोसेस से भी जाए, अगर हम तीसरे वाले को हटा दें तो डायरेक्टली आप सी और डी को तो हटा ही दोगे, बच्चा ए एंड बी, एंड आपने पढ़ रखा है इन तीनों के बारे में, तो आप आराम से ए और बी में से बी को मार्क कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला लेक्चर इन द सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर द यूपीएससी एसएससी बैंक एंड ईपीएफओ एग्जामिनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। नेक्स्ट चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, हैव अ नाइस डे।